हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है लोहा तथा इस्पात उद्योग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर आप एस्टेट या फिर झारखंड टेट या फिर बीपीएससी टीचर या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे अक्सर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस उद्योग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। यह उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब बेसिक उद्योग है। यहाँ पे आधारभूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पाद दैट मीन्स लोहा अन्य तरह तरह के उद्योगों के लिए ज़रूरी होता है। वो उसके लिए कच्चा माल होता है और फिर वहाँ पे लोहा से तरह तरह के नए प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोहा उद्योग में जो लौह अयस्क है उससे लोहा निकला। अब फिर ये लोहा किसी दूसरे उद्योग में जाएगा और फिर लोहे के तरह तरह के टूल्स मशीनरी का फर्दर निर्माण होगा। इसलिए लोहा तथा इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यह एक भारी उद्योग का भी एग्जाम्पल है क्योंकि इसके कच्चे माल और उत्पादित माल, कच्चे माल में लौह अयस्क है जो एक भारी है, स्थूल चीज है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो भी भारी है, वो भी स्थूल है। इसलिए एक और भारी होने के कारण इसमें एक प्रमुख चुनौती इसका परिवहन होता है। तो इसलिए इसे एक भारी उद्योग भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश का विकास का पैमाना माना जाता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ उत्पादन नहीं, सिर्फ खपत भी नहीं, दोनों को, उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश का विकास का पैमाना माना जाता है। अब यहाँ पे एक रेशियो मेंशन किया गया है 4:2:1। तो एक्चुअली क्या होता है कि लौह इस्पात उद्योग में एक झोंकदार भट्टी होती है। उस भट्टी में जब लौह अयस्क को डाला जाता है तो लौह अयस्क के 4 क्वांटिटी के साथ चूना पत्थर क्या है तो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 4 क्वांटिटी यदि लौह अयस्क है तो चूना पत्थर की 1 क्वांटिटी दैट मीन्स 1/4, 1/4 हिस्सा उसमें लगता है। तो चूना पत्थर एक्चुअली एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है और इससे क्या होता है कि लौह अयस्क आसानी से गल जाता है और धातु का जो भी मैल है वो हट जाता है। प्लस आप कोकिंग कोल क्या है, तो कोकिंग कोल इसमें मिलाया नहीं जाता बल्कि वो एक फ्यूल है। सिर्फ भट्टी को गर्म करने के लिए, लोहे को गलाने के लिए ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो उसकी रेशियो 2 है। इसका मतलब यदि लौह अयस्क 4 क्वांटिटी में है तो हमें 2 क्वांटिटी का कोकिंग कोल एज ए ईंधन जरूरत पड़ेगी और 1 क्वांटिटी चूना पत्थर एज ए सहायक खनिज की जरूरत पड़ेगी। 1950 के दशक में यदि हम देखें तो भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत करने वाला देश भी चीन है। वर्ष 2019 में हम देखते हैं कि भारत ने 111 मिलियन टन इस्पात करके का विनिर्माण किया और संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरा स्थान पर था। वहीं 2019 में चीन का उत्पादन 996 मिलियन टन था और यह प्रथम स्थान पर था। हालांकि यह भारत, हमारा देश, स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस तरह से हम देखते हैं कि चीन के कंपेयर में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। 2019 में
हमारे यहाँ भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 74.3 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय 2019 में यदि विश्व का हम देखें तो प्रति व्यक्ति औसत खपत 229.3 किलोग्राम थी। इस समय यदि हम देखें तो भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग और बहुत से छोटे छोटे इस्पात संयंत्र हैं। ये जो 10 मुख्य संकलित उद्योग हैं, ये बड़े लेवल के उद्योग हैं और इनमें से अधिकतर भारत सरकार के अधीन है। इसका एक चार्ट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, वो चार्ट अलग से अंत में दिखाएंगे। ये जो छोटे इस्पात उद्योग होते हैं, इन्हें मिनी इस्पात उद्योग कहते हैं। ये छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनसे इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के कोमल टाइप का मृदु या मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। दूसरी तरफ जो संकलित इस्पात हैं, यह संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ढलवां लोहा। तो जो इस्पात निर्माण करने की प्रक्रिया है, तो इसमें एक झोंकदार भट्टी होती है और हमने बताया कि आपको 4:2:1 लो अयस कुकिंग कोल और चूना पत्थर का ज़रूरत पड़ता है। तो चूना पत्थर इसमें मिलाया जाता है और कुकिंग कोल इसमें ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो इससे है जो ढलवां लोहा, गला हुआ तरल पदार्थ को जब सांचों में ढाला जाता है, उससे ढलवां लोहा तैयार होता है। फर्दर इसी ढलवे लोहा को पुनः गलाकर और ऑक्सीकरण की क्रिया करके अशुद्धता उससे और हटाई जाती है। फिर फर्दर उसमें 3 एलिमेंट हैं, नाम याद रखिए, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। ये मिलाकर अब अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं और तरह तरह की इस्पात बनाया जाता है। इससे वो शुद्ध भी हो जाता है और तरह तरह का इस्पात भी बन जाता है। दैट मीन्स इस तरह से लोहा से इस्पात बन जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपकरण वो सब संकलित इस्पात संयंत्र हैं और अपने इस्पात को गवर्नमेंट की ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL सेल उसके माध्यम से बेचते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो अधिकतर उद्योग हैं, लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित जितने भी उद्योग हैं, अधिकांश इस तरह के उद्योग भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पर संकेंद्रित है। मतलब इस इलाके में ही अधिकतर उद्योग स्थापित हैं। हालांकि हमने देखा कि चीन के कंपेयर में हम लोग बहुत नीचे हैं, फिर भी संसार में दूसरे पोजीशन पे लगभग हैं। तो इसके बावजूद सेकंड हम लोग लो इस्पात उत्पादक देश हैं, उसके बावजूद जितनी संभावना हो सकती है, संभाव्य का हम लोग पूर्ण विकास नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि पहला, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। दूसरा, कम श्रमिक उत्पादकता। तीसरा, यहाँ पर ऊर्जा की अनियमित पूर्ति है। और चौथा, अविकसित अवसंरचना, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग अभी भी उच्च कोटि का जो इस्पात होता है दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। और इस टेबल को आप अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 10 संकलित संयंत्र हैं यहाँ पे। पहला इसको, और इसकी स्थापना 1870-1913 शुरू में ये निजी स्वामित्व में थी और 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। यह कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में कुल्टी तथा बर्नपुर में। दूसरा नंबर टिस्को, ये 1907 में इसकी स्थापना हुई, ये निजी स्वामित्व में, और जमशेद जी टाटा इसके संस्थापक थे। यह झारखंड में जमशेदपुर में है। VISL, तो ये भी 1923 में निजी स्वामित्व में, जब तक मिस्को थी, और बाद में इसका फिर राष्ट्रीयकरण हो गया। ये कर्नाटका के भद्रावती में है। भिलाई संयंत्र, ये 1959 सार्वजनिक क्षेत्र का, दैट मीन्स गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया हुआ, और इसकी स्थापना में सहयोगी देश है सोवियत यूनियन। ये सहयोगी देश अक्सर पूछा जाता है, तो सोवियत यूनियन के सहयोग से ये इसकी स्थापना हुई है, और ये भिलाई में है, भिलाई मध्य प्रदेश में है। बोकारो, इसकी स्थापना 1972 में, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है, सोवियत यूनियन के सहयोग से स्थापना हुई है, और ये झारखंड के बोकारो में है। दुर्गापुर 1959 में, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है, और इसके सहयोगी ये इंग्लैंड UK के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये है। राउरकेला, विशाखापट्टनम, सेलम, विजयनगर, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, और इसमें से राउरकेला के स्थापना में जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित हुआ है। राउरकेला ओडिशा में है। विशाखापट्टनम आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में है। सेलम तमिलनाडु में है, और विजयनगर कर्नाटक में है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आशा करते हैं आप इसे 1-2 बार सुनेंगे तो ज़रूर याद रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।